तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का। और लेक्चर नंबर वन में बेटे मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन बता दी थी कि हम काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। उसके मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ मोशन बताई थी, रेस्ट ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उसमें एक एग्जांपल भी मैंने सारी जो है वो डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप पहले लेक्चर नंबर वन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको लेक्चर नंबर टू में पढ़ना इजी हो जाए। सो आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है, आज के लेक्चर में क्या खासियत है। आज के लेक्चर में हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस की बात करेंगे कि बॉडी कौन से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी वन डायमेंशन में है, टू डायमेंशन में है, थ्री डायमेंशन में है, और किस किस डायरेक्शन में जो है वो बॉडी आ सकती है और किस किस डायरेक्शन में हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक बार बंदा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो फिर अगर जो है वो टू डायमेंशन में मूव कर रहा है या वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स, उसके कौन से कॉन्सेप्ट से नीड का पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेगा, कौन से कॉन्सेप्ट से जेई का पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेगा। मतलब आपको हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक में मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि भाई ये लाइन में से ये चीज आनी है, ये लाइन में से ये चीज आनी है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आएंगी स्पीड और वेलोसिटीज। वो तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड से या अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं आपको आज ऐसे ऐसे फार्मूलाज बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन झट से निकल आएंगे। 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन निकलने में, कोई डाउट, कोई इसी तरह का कोई शंका नहीं रहेगी। और लेक्चर नंबर 3 में मैं आपके पास बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊंगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं कि जैसे हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो वेक्टर्स के सभी को समझ आ गया। अगर किसी बच्चे को वेक्टर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, चाहे इसी वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट है तो काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, स्पीड और वेलोसिटी, ये तीनों चीजों को डिटेल्ड में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का पहला टॉपिक, जो है मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। अब वन डायमेंशन का मतलब क्या है भाई? अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। राम जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। तो हमको पता है भाई कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू अगर बॉडी मूव करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन है। जैसे आइदर बॉडी एक्स एक्सिस में चल रही है तो उसको मैं एक्स एक्सिस में कहूंगा कि बॉडी मूविंग अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वो वाई में चल रही है तो मैं बोलूंगा भाई वो वाई में चल रही है। अगर वो जेड में चल रही है तो मैं बोलूंगा भाई वो जेड में चल। बट एक टाइम के ऊपर बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलूंगा बेटा मैं? वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन if one of the three coordinates specifying the position। मतलब 3 कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड है उनमें से एक कोऑर्डिनेट हमको बताए कि बॉडी का पोजीशन कहां पे है। आइदर एक्स है, आइदर वाई है, आइदर जेड है। ठीक है, आइदर एक्स है, आइदर वाई है और आइदर जेड है। वो हमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताए एक टाइम के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल है बेटा हमारे पास मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर बॉडी स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है तो वो कैसी है? मतलब वन ओनली वन डायमेंशन ना, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या रहता है इधर? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फ्रीली फॉलिंग? फ्रीली फॉलिंग का रहता है कि बॉडी ऊपर से नीचे गिरी और नीचे जाती एक ही डायरेक्शन में, अलोंग द वर्टिकली वाई एक्सिस में गिरी है, अंडर ग्रेविटी गिरी है, तो वो है एक ही डायरेक्शन में है ना। तो जब कोई बॉडी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे आउट ऑफ 3 तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोला जाता है उसको? वन डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट आ रहा है भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग प्लेन का बात करते हैं। प्लेन हवाई जहाज नहीं है, इसमें एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस पे चली इस पॉइंट तक
और सिमिलरली उसका एक मैंने वाई एक्सिस जो है वहां पर था। तो ये वाला जो एरिया ड्रॉ हो गया, ये हमको बता गया कि बॉडी जो है वो 2 डायमेंशन में चल रही है, मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू x में वेरिएशन और y x के विद रिस्पेक्ट टू y में वेरिएशन है। अब बेटा साइमल्टेनियसली हम लोग इसमें और क्या स्टडी कर सकते हैं, देखिए जरा। इसमें क्या है कि बॉडी अगर P पॉइंट से चल के P2 तक पहुंची है, P1 से चल के P2 तक पहुंची है, और आपको पता है कि P पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट है x1 और y1। P पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और P2 तक पहुंच गई है तो x2 और y2। यहाँ पर हमारे पास जो है जरूरी नहीं कि x ही y हो, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर yz भी हो सकता है, यहाँ पर zx भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी डायमेंशंस के विद रिस्पेक्ट टू बॉडी का मोशन जो है वो पढ़ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है कि जो मोशन है ना बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वो 2 डायमेंशन हम सिर्फ बेटा तभी बोल सकते हैं, ओनली तभी बोल सकते हैं कि बॉडी जो है ना वो 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे आउट ऑफ 3। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा कि मोशन ऑफ द प्लेन अराउंड द सन, या कार मूव कर रही है जिगजैग पाथ पे इस तरह से, कभी वर्टिकल कभी अपवर्ड, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, तो उस तरह की पाथ को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन इज दैट मोशन अंडर विच बॉडी स्पेसिफाई 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3, मतलब बॉडी जो है वो 2 कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली स्पेसिफाई करे, आइदर वो एक्स वाई कर सकती है, आइदर वो वाई जेड कर सकती है, आइदर वो जेड एक्स कर सकती है, बट करे क्या? तीनों में से 2 साइमल्टेनियस। क्लियर है? इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। जो बंदे पतंग उड़ाने में बहुत दिलचस्प होते हैं, जिनको बहुत खुशी होती है पतंग उड़ाने में, तो उनको बड़ा बढ़िया से समझ आएगा कि 3 डायमेंशनल मोशन बेसिकली क्या है। यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है कोई, ठीक है, और विंडी जो बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत विंडी डे है, तो बॉडी इधर भी जा सकती है, बॉडी इधर भी, बॉडी इधर भी, मतलब वो एक टाइम के ऊपर बॉडी जो हिल जुल सकती है तीनों डायमेंशन में, तीनों कोऑर्डिनेट एक टाइम के ऊपर जब स्पेसिफाई हो जाए ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। यहाँ मोशन इन द एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में जब बॉडी चलती है, यहाँ कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसमें भी हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि उसके 2 पंख इस तरह से है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट इस तरफ और एक किधर जा रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 3 कोऑर्डिनेट एक टाइम के ऊपर जब स्पेसिफाई किसी भी बॉडी के मोशन के हो, तो उसको बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लिया जाता है। 1 डायमेंशन जब एक बॉडी एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे आउट ऑफ 3, जब 2 डायमेंशन जब 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे आउट ऑफ 3, 3 कोऑर्डिनेट जब 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करे आउट ऑफ 3। ठीक है, तो इसका ये जो एग्जांपल भी है हमारे पास एक्स वाई जेड का प्लेन का, ए एक्स और वाई के यहाँ पर तीनों में से स्पेसिफाई हो सकती है x1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहाँ पर भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोगों ने शो करके रखा हुआ है। क्लियर? तो याद रखना, जब भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का मेरे प्यारे बच्चों बात करोगे, तो बॉडी जो है वो तीनों एक्सिस में मूव कर सकती है साइमल्टेनियसली, तीनों एक्सिस में मूव कर सकती हो। जैसे कि आप एक्स वाई में बात कर रहे हो ना, जैसे कि बच्चों आप एक्स वाई में बात कर रहे हो ना, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास उसका परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। अगर आप एक्स जेड वाई में बात कर रहे हो ना, तो हमारे पास सॉरी एक्स और जेड में बात कर रहे हो तो हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होनी है बॉडी की वो परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे पास जो एक्सिस रहते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने के करके ही बेटा जी हमारे पास क्या हो जाता है? वो 2 डायमेंशन में सॉरी 3 डायमेंशन में है जो वो स्पेसिफाई करते हैं, और तीनों के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग मोशन बॉडी का स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला बड़ा बढ़िया टॉपिक आ रहा है आपके लिए, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। देखिए कैसे एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात चलेगा। डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी between its initial and final point, between its initial and final point।
सपोज करिए कि हमने बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बॉडी ने कहां से जाना है कहां तक, ए पॉइंट से बॉडी ने बी पॉइंट तक जाना है। अब वो सीधा भी जा सकती है, अगर सीधा भी जा सकती है तो बॉडी ए से सी से बी तक भी जा सकती है, मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ए बी जो होगा, ए बी जो है वो बेटा ए से सी भी जा सकता है और प्लस सी से बी की तरफ भी जा सकता है, मतलब दोनों तरफ जो है वो बॉडी मूव कर सकती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ए बी है एक्चुअल पाथ और वो एक AC प्लस CP के विद रिस्पेक्ट टू बी टोटल वही आएगा। मतलब एग्जांपल के विद रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं, अगर ये 5 है तो 2.5 किलोमीटर ये इधर कवर करेगा, 2.5 किलोमीटर ये इधर कवर करेगा, टोटल कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 5। तो क्या बोला उसने, इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर कर रही है उसको बच्चा जी हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या पाथ लेंथ। अब इसके डिस्टेंस के क्या क्या है, देखिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ओनली मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। डिस्टेंस कभी भी जो डिस्टेंस रहता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता, वो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ऐसा यूनिट इसके मीटर रहते हैं, सीजीएस यूनिट जो है इसके सेंटीमीटर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस की 4 फीचर्स पूछे जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, सेकंड लिख देंगे ओनली मैग्नीट्यूड देता है, तीसरा लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, चौथा लिख सकते हैं ये पॉजिटिव और जीरो ही हो सकता है। अगर ऐसा यूनिट पूछे जाए एसआई और सीजीएस में तो मीटर और सेंटीमीटर तो हमारे पास है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों की डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि जो बॉडी एक्चुअल पाथ कवर कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस। नेक्स्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब अगर बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसके बाद सपोज करिए कि बॉडी मूव टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब एक डायरेक्शन से जाते हुए दूसरी डायरेक्शन में चल जाए, फिर तीसरी डायरेक्शन में चल जाए, मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन स्पेसिफाई करती है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं विद डिटेल्ड मैनर। देखो कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फिक्स्ड डायरेक्शन। बॉडी का पोजीशन चेंज हो बट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो, इवन टुवर्ड्स ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, साउथ हो सकता है, कोई भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमेशा तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये दोनों चीजें मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा कि ये वाली सिर्फ पॉजिटिव और जीरो क्या और ये तीनों क्यों है। ऐसा यूनिट मीटर और सेंटीमीटर ही रहेंगे क्योंकि वो पाथ लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू ये सब कुछ। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है अब तो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो होता है यूनिट ऑफ लेंथ। क्या रहता है? यूनिट ऑफ लेंथ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कैसे? पॉजिटिव देखो क्यों हो सकता है, ये ओरिजिन है। अगर बॉडी ओरिजिन के आगे जा रही है, सपोज करिए पहली डिस्प्लेसमेंट हुई ए तक, दूसरी डिस्प्लेसमेंट हुई बी तक, तो x2 माइनस x1 वो ग्रेटर देन हमेशा क्या आएगा? वो जीरो आएगा। अगर सपोज करो कि बॉडी जो है इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुई है x2 और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुई है x1, तो x2 माइनस x1 वो क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि बॉडी अगर पहले चली है इधर, ठीक है, उसके बाद चली है इधर, तो अगर फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हो और अगर हमारे पास फाइनल वाली जो है वो छोटी है और इनिशियल वाली जो है वो बड़ी है, तब हमारे पास बेटा जी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो आएगा नेगेटिव। और अगर फाइनल वाली बड़ी है और इनिशियल वाली छोटी है तब हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। अब हमारे पास शुरू होने वाला है, अब हमारे पास बच्चों शुरू होने वाला है जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो कब होती है डिस्प्लेसमेंट? जब उसका जहां से चले, अगर यहां से सपोज करो 5 मीटर आगे चली, तो 5 मीटर ही वापस आई, मतलब 5 मीटर नेगेटिव और 5 मीटर पॉजिटिव, तो नेट कितना आ गया मेरे भाइयों? नेट आ गया जीरो। तो ये आ गई हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट। सो
जीरो डिस्प्लेसमेंट वो वाली डिस्प्लेसमेंट होती है कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि जितना बॉडी आगे गया उतना वापस आ गया, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर बॉडी का सेम हो जाए, वी कैन से दैट इट इज जीरो। पॉजिटिव तब होगा कि जब हमारे पास फाइनल वाली डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और इनिशियल वाली कम है, क्योंकि x2 - x1 चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं। और पॉजिटिव का वाइस एंड वर्सा कर दो तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसमें कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चॉइस ऑफ द ओरिजिन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जिस मर्जी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाए उसका डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। अगर हम लोग एक्स एक्शन में बात कर रहे हैं तो वो एक्स के अलोंग भी निकल सकता है। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ओरिजिन किसी को भी मान सकते हो। सपोज करो बॉडी इधर से चली है तो नेक्स्ट केस में जो है वो हमारे पास जो ओरिजिन आ सकता है बेटा वो ओ डैश भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, पोजीशन कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको सिंपल भाषा में ये समझा जा सकता है कि बॉडी का ओरिजिन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। इसको नोट करिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या, अब बोल रहे हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल, वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। वो इक्वल टू और ग्रेटर देन हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब मैक्सिमम हम लोग ये पढ़ते हैं यार कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो छोटा होता है। यही बात उसने भी कही है। उसने कहा दिया है कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा ना वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब देखेंगे कैसे। सपोज करो कि बॉडी की मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉडी का एक्चुअल है O2A, ठीक है, और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, सपोज करो यहां पर उसने डिस्टेंस कवर किया 2, कितना कवर किया 2, और बी से लेके ए तक का कितना है, बी से लेके ए तक का कितना है 6, बी से लेके ए तक का कितना है 6। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एक हमारे पास बेटा जी डिस्प्लेसमेंट हुई है 2 और दूसरी कितनी हो रही है 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थ्रू ओ बी वो है 2 यूनिट्स और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है बॉडी का, वो है 8। तो आ गई ना ग्रेटर वाली बात। ग्रेटर कौन हुआ, डिस्टेंस हुआ। अगर हम इक्वल में बात करें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की वो कहां पे हुई है, सपोज कर लेते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ डायरेक्टली O टू बी, बॉडी का टोटल कितना हुआ है O टू बी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये है, मतलब यहां पर जाके बॉडी रुक गई है। और एक्चुअल डिस्टेंस जो हुआ है बॉडी का वो पहले O2A गया है फिर A टू B गया। तो आप देख सकते हो यार कि यहाँ पर उसने 5 पूरा था, यहाँ पर 3 करके फिर 2 गया, मतलब दे हो गया था डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। समझो कि डिस्प्लेसमेंट जब O से बॉडी B तक गई तो वो है डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, सेकंड वाला केस वो है डिस्प्लेसमेंट 5। और बॉडी O से A से होती हुई फिर B तक गई है, वो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। तो A आ गया ना, दोनों इक्वल हो गए 5 है। पर पहले केस में इसका थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है O से लेके A और A से लेके B, वो टोटल है 8 यूनिट्स। बट बॉडी डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुई है, OB तक। तो O कितना है 2 है, तो ग्रेटर देन हुआ ना डिस्टेंस भाई। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर हमेशा एक नीट के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैं करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से समझ लो बेटा, कोई डाउट है तो बता देना, मैं दोबारा, ठीक है। उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज यूनिक पाथ। यूनिक पाथ का मतलब होता है वो आइदर एक्स में, आइदर वाई में, आइदर जेड में। ये नहीं है कि जहां मर्जी मुंह उठा के चल पड़े, वो एक यूनिक पाथ में फॉलो करती है। मतलब इट टेक द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मतलब एक स्पेसिफाई होता है कि बॉडी ने एक्स एक्सिस में मूव करना है,
बॉडी ने वाई एक्सिस में मूव करना है, बॉडी ने जेड एक्सिस में मूव करना है। अगर वो ओरिजिन से मूव कर रही है तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा हमारे पास ओ ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट जहां पर जाके बॉडी रुक गई है वो एक्स वाई जेड किसी में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन does not give any information regarding the shape of the actual path of the body। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पाथ नहीं, पाथ की शेप नहीं बताती, वो डिस्टेंस बताता है कि कैसा है, क्योंकि उसने टोटल पाथ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेटा वो बिटवीन टू पोजीशन आता है, और गिवन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि सपोज करो कि बॉडी ने पहले यहां से चल के यहां पर पहुंची, ए पॉइंट पर पहुंची, फिर ए से बी, और हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली चले जाएं ए ओ से बी, तो ये क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओबी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, ओबी है, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन स्पेसिफाई है और वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है। अगला भी उसी के बेस के ऊपर, अगला क्या, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो है एक वेक्टर, वो क्या है बेटा जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो हमको बताता है पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। वो सिर्फ और सिर्फ वही बात आ गई पुरानी वाली की, एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी चली कहां से है और खत्म रुकी कहां पे, खत्म इन सेंस कि वहां पर बॉडी का मोशन स्टॉप खत्म कहां हुआ है। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड, डिस्प्लेसमेंट इज टोटली डिपेंड अपॉन on the initial and final point, doesn't depend upon the path followed by the body, doesn't depend upon the path followed by the body। clear है, good। अब नेक्स्ट मेरे मैं आपके पास लेके आ रहा हूं स्पीड। व्हाट इज स्पीड, distance traveled upon time taken, the rate of change of position with respect to time in any direction, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, in any direction is called its speed। अब कौन कौन सी इसमें स्पीड हमको मिलती है, पहली आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का ये बाइक राइडर देखो बेचारा बंदा चल रहा है, ठीक है, ये 5-5 मीटर का मैंने इसमें इंटरवल डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो जो इंटरवल है जितने मर्जी छोटे हो, माइक्रो सेकंड में क्यों ना हो, फिर भी वो यूनिफॉर्म स्पीड मानी जाती है। वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा, मानी जाती है। जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारे 5, ठीक है। एक एक सेकंड में उसने 5-5 डिस्टेंस कवर टाइम में 5-5 मिनट डिस्टेंस कवर किया, उसका स्पीड कितना आ गया, डिस्टेंस कितना था हर एक इंटरवल में, डिस्टेंस कितना था बेटा जी, वो था 5, और टाइम कितना था 1, तो 5 पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5, हर एक के लिए, हर एक छोटे छोटे पाथ के लिए वो 5-5 यूनिफॉर्म स्पीड दे ही जा रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो वाली स्पीड होती है जो हर एक इंटरवल में उसका वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे। उसके बाद आ रहा है वेरिएबल। क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। कई बच्चे इसको अपनी जूनियर क्लासेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ते होंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ते होंगे। Object is said to be moving with variable speed if it cover unequal distance in equal interval of time। unequal distance cover करेगा, कहीं पे 5, कहीं पे 8। सपोज करो बंदा जा रहा है और आगे भीड़ आ गई तो 5, पहले उसने 1 सेकंड में 5 किया, फिर आगे रश खत्म हो गया, फिर उसने 8, फिर 10, फिर आगे जाके भीड़ आ गई, फिर उसका स्पीड जो है डिस्टेंस कम हो गया, फिर आगे रश कम हो गया, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, मतलब कभी रश आ रहा है रास्ते में कभी नहीं। अगर रश नहीं आ रहा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और अगर रश आ रहा है तो कम डिस्टेंस कर रहा है, पर टाइम 1 सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू। तो ऑब्वियस है कि उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो स्पीड्स भी आएंगी वो भी क्या आएंगी बेटा, अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है। For an object moving with variable speed, the average speed is the total distance traveled by an object। total
total distance traveled by the object to the total time taken to cover the distance. Means that the total distance upon total time taken is known as average speed. Is known as average speed. इसके बाद आ गया instantaneous speed. The speed of an object at a particular instant or time is called instantaneous speed of the object. Instantaneous speed of the object मतलब अगर बॉडी को हमने एक लिमिट में कन्फाइंड कर दिया, तो अगर हमने बॉडी को एक लिमिट में कन्फाइंड कर दिया, तो वो वाली जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो वाली स्पीड होती है जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ढूंढना चाहते हैं. पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कि बॉडी चल रही है और 5 सेकंड के बाद बताओ इसका कितना स्पीड होगा. दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस. एवरेज का मतलब टोटल के विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितना टाइम लगा. समझ, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ढूंढ रहा है तो हमारे पास इंस्टेंट होगा. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि 5 सेकंड पे बताओ कि भाई कितना है. ये क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि बॉडी जो है अगर कवर करती है डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड. ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे डिफरेंट स्पीड के साथ. मतलब सपोज करो S1 कर रही है V1 वेलोसिटी के साथ, S2 कर रही है V2, S3 V3 अप टू सो ऑन दिस. तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है S, टोटल टाइम कितना है T. तो इसको टोटल डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल टाइम को T1 प्लस T2 प्लस T3. ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब एवरेज निकालना है ना अगर डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू. हमको पता है टाइम किसके बराबर में होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो भाई पहले टाइम के लिए क्या करेंगे? पहले टाइम के लिए करेंगे S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3, S3 अपॉन V3. थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ. S3 अपॉन V3. तो हमारे पास, इसको दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक्चुअली में इसको देखिए, वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. देखो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिस्टेंस है ना, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन Sn, टाइम अलग अलग है. तो क्या आ गया? S1 बाय V1, S2 बाय V2, S3 बाय V3 अप टू सो ऑन n. तो ये मेरे पास आ गया वो वाला फॉर्मूला जब डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू. और इसी केस में बेटा मैं अगर बात कर लूं, अगर मैं इसी केस में बात करूं कि जब मेरे पास S1 और S2 बराबर में है, मतलब वो S के बराबर में है, तो अगर मैं दो का बात कर रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस के S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2. ये वो केस है, स्पेशल केस है बेसिकली, जिसमें ये बताया गया है कि जब S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S है तो हमारे पास उसका एवरेज स्पीड कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस कवर. वो कितना हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर भाई? टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ है? S1 प्लस S2. S1 प्लस S2 ये दोनों क्या है? S है. S और S कितने हो गए? 2S. S और S कितने हो गए? 2S. और ये भी S है, ये भी S है और ये भी S है. तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको मेंशन कर सकते हैं बेटा? इसको मैं यहाँ पर एक फार्मूले के फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ. कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर आ गया 2S, यहाँ पर आ गया S बाय V1 S बाय V2. तो 2S S कॉमन आ गया और इधर आ गया 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2. S से S कैंसिल हो गया. देन एलसीएम लेके मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया जब दोनों डिस्टेंस सेम हो और बॉडी का वेलोसिटी डिफरेंट. तो याद रख लियो बेटा, उसमें लगेगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ये तब होगा जब डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी टू डिस्टेंस सेम हो और बॉडीज का वेलोसिटी डिफरेंट हो. तो अब एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला ये है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अब इसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है कि अगर इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास आज का, कि अगर बॉडी मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड के साथ और टाइम इंटरवल डिफरेंट है. पिछले में क्या था कि हमारे पास, पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था ना
कि डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं और डिफरेंट स्पीड है, पर टाइम सेम था। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें बेटा जी हमारे पास बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो सपोज कर दीजिए कि जो बॉडी है ना वो ट्रेवल कर रही है विद स्पीड v1 v2 एंड v3, ठीक है, इन टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3। तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना आ गया, v1 t1 v2 t2, क्योंकि कैसे आया, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v1 t1 v1 t1 v2 t2 v3 t3, और टोटल टाइम कितना आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज कितना आ गया v1 t1 v2 t2 v3 t3 अप टू सो ऑन t1 प्लस t2 प्लस t3। इसमें बोला गया है कि स्पेशल केस ये है, ये फॉर्मूला बन गया कि जब डिफरेंट स्पीड है और डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या होंगे कि अगर टाइम t1 t2 और t3 वो है tn के बराबर में, उसको हमने मान लिया t, तो हमारे पास सभी टाइम जो हो गए वो t आ गए, मतलब मैंने n t लिख दिया और यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी भी n के लिए आ गई। तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल गई जब मेरे पास सभी के टाइम इंटरवल सेम है और उनकी स्पीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग है। मेरे पास उसकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। सो यहां तक आज हम लोगों ने काफी सारी चीजों को जो है वो डिटेल्ड में समझा है। हर चीज को मैंने एक इलेबोरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, एक कंसेप्चुअल बेस के विद रिस्पेक्ट टू, एक स्पेशल तरह का मैंने एक उसमें फॉर्मूलेस आप लोगों को बताए हैं। हर एक टॉपिक के हर एक की अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं कि जो मेरे पास मेरे आलसी बच्चे हैं वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके सब्सक्राइब कर दो और आपको यहाँ उसके नोट्स जो हैं इस टॉपिक के सारे वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो बाकी ये बात मैं कहना चाहता हूँ इन द एंड कि हम लोग बहुत बेटे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। 2023 का जो टारगेट हम लोगों ने बना के रखा है उसको हम लोगों ने अचीव करना है, समझ गए, अचीव करना है। और इतनी खामोशी से आप लोग मेहनत करो कि आपकी कामयाबी पूरे जहान में शोर मचा दे, समझ गए। इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो तरक्की है वो पूरे के पूरे आपके अराउंडिंग जो रिलेटिव बोल रहे हैं वो सभी के सभी चुप हो जाए, समझ गए हो। तो बी ऑप्टिमिस्टिक मेरे प्यारे बच्चों। शिवम अरोड़ा आपके साथ बैठा है, आपके पास है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट आएगा तो बेटा आप मेरे से काइंडली कमेंट में बॉक्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जय हिंद।